नमस्कार। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म और उद्योग का संतुलन। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि फर्मों को किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं और उनके संतुलन की सामान्य दशा क्या होती है। तो सबसे पहले जो पूर्ण प्रतियोगिता, जो एक सिरे की स्थिति है, उसका जो दशाएं होती हैं वो हैं पदार्थ को उत्पादित करने और बेचने वाली फर्मों या विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। सभी फर्मों द्वारा उत्पादित पदार्थ होमोजेनस या एकदम एक समान होते हैं। विक्रेता और क्रेता यानी बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को बाजार में प्रचलित कीमत के विषय में पूरी तरह से जानकारी होती है। उद्योग में फर्में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती हैं और परिवहन लागतों का अभाव होता है। वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती है। तो यह एक सिरे की स्थिति होती है। मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म, एक जो उद्योग होता है उसके अंदर जो कीमत निर्धारित होती है मांग और पूर्ति के द्वारा, एक फर्म को उसी कीमत को ग्रहण करना पड़ता है। वह स्वयं कीमत का निर्धारण नहीं करती है। उद्योग की मांग और पूर्ति के आधार पर या बाजार में जो मांग और पूर्ति उस उद्योग की हो रही है उसके आधार पर फर्म को एक कीमत दी हुई मिलती है। वह कीमत का निर्धारण नहीं कर सकती है अपने आप। तो यह मांग और पूर्ति, ये पूर्ति वक्र है, यह मांग वक्र एक उद्योग का है किसी वस्तु का, तो उसके आधार पर यह कीमत निर्धारित हुई। तो एक पर्टिकुलर फर्म के लिए ये AR बराबर MR, AR इज एवरेज रेवेन्यू, MR इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू या औसत आय और सीमांत आय। मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ AR और MR कैसे जो है निकालते हैं। तो एक पूर्ण प्रतियोगिता वाली फर्म में यह जो AR और MR है वह एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होती है, और यह जो कीमत AR ही कीमत होती है। औसत आय कीमत जो है वह उद्योग की जो मांग और पूर्ति है उसके द्वारा निर्धारित यह कीमत है। जब मांग बढ़ रही है तो कीमत भी बढ़ जा रही है। यह वक्र AR बराबर MR ऐसे हो जा रहा है, और मांग बढ़ रही है तो और जो है कीमत बढ़कर यह वक्र हो जा रहा है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक व्यक्तिगत फर्म का जो AR और MR है वह उद्योग के जो मांग और पूर्ति है उसके आधार पर निर्धारित होता है। मैंने आपको संतुलन की सामान्य दशा बताई थी। उसमें क्या होता है, पहले हम कुल लागत और कुल आगम के द्वारा फर्म का साम्य जानते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। हमने ये जाना था कि फर्म विवेकपूर्ण होती है, वह अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। तो उत्पादन और बिक्री की इकाइयां ये दे रखी हैं, बाजार मूल्य ये दे रखा है। तो कुल आगम या इस बिक्री की इकाई 8 जब हम कर रहे हैं तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते यह यहाँ पर कुल आय या आगम या टोटल रेवेन्यू रुपए में हम देखें तो ये 40 रुपए, और यहाँ ये पहली इकाई बेचने से इतना, ये बाजार मूल्य स्थिर है हर इकाई का। तो ये जो टोटल रेवेन्यू है वह बढ़ता जा रहा है हर अगली इकाई के साथ, और ये जो है 8वीं इकाई पे 40 है। कुल स्थिर लागत, यह जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यह है, स्थिर लागत 15 है। कुल परिवर्तनशील लागत ये दे रखी है, और टोटल कॉस्ट ये दे रखी है। तो कुल लागत और कुल लागत और कुल आगम का अंतर इस 8वीं इकाई पर अधिकतम है। तो इस जगह पे इसका कुल लाभ अधिकतम हो रहा है। इसको हम वक्र के द्वारा अगर दिखाएंगे तो यह कुल लागत वक्र है, ये जो है स्थिर लागत को दिखा रहा है यह हिस्सा। कुल लागत वक्र इस जगह से शुरू हो रहा है और फिर कम होने के बाद फिर बढ़ने लग जा रहा है। कुल जो
रेवेन्यू है वह कांस्टेंट है, जो इससे दिखाया गया है। इसका अंतर ये HQ के बराबर इस जगह पर अधिकतम हो रहा है। कुल आगम आय और कुल लागत यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ x अक्ष पे उत्पादन की इकाइयां दिखाई गई हैं। तो फर्म का संतुलन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जो कुल लागत है इस बिंदु के बाद घटती हुई हो रही है और इसका अंतर बढ़ता जा रहा है। इस जगह पर अंतर अधिकतम हो जा रहा है और इस जगह पर कुल लाभ अधिकतम हो रहा है। तो यह फर्म के संतुलन की दशा होगी, यहाँ इस बिंदु पर वह उत्पादन करेगी। तो TR और कुल आगम और कुल लागत दृष्टिकोण है यह, किंतु यह दृष्टिकोण बहुत अच्छा नहीं है। इस आपको मैंने बताया था मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से मार्जिनल जहां पर बराबर होते हैं MR और MC। ये SMC क्या है? यह अल्पकालीन लागत वक्र है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म में जो संतुलन की दशा होती है वह होती है कि सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, MR बराबर MC, और सीमांत लागत वक्र संतुलन के बिंदु पर MR वक्र को नीचे से काटता हो। F बिंदु पर क्यों नहीं, इस F बिंदु पर क्यों नहीं संतुलन में होगी फर्म? क्योंकि इसके पहले ये ऊपर से काट रहा है MC। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल लागत में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस जगह पर संतुलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के इस बिंदु के बाद जो मार्जिनल कॉस्ट है वह घटती जा रही है, MR और MC का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कॉस्ट कम होती जा रही है और सीमांत आय मतलब एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त होने वाली आय ज्यादा है, इसलिए ये जो डिफरेंस है वह बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस बिंदु पर संतुलन नहीं होगा और इसके बाद E बिंदु पर संतुलन होगा, क्योंकि E बिंदु पर MC वक्र इसको MR वक्र को नीचे से काट रहा है और इसके बाद जो एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने की लागत है वह बढ़ जा रही है। इसलिए ये E बिंदु संतुलन का बिंदु होगा और ये इस बिंदु पर संतुलन होगा और अल्पकाल में जो फर्म है वह इस बिंदु पर OM बराबर की मात्रा उत्पादित करेगी और जो फर्म उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत है AR उसके बराबर MR है, वह कीमत होगी इस कीमत पर, OP कीमत पर वह OM के बराबर जब उत्पादन करेगी तो उसका लाभ अधिकतम होगा। तो ये MR और MC वक्र के माध्यम से हमने यह दिखाया है कि फर्म का संतुलन उस जगह पे होता है जहां MR बराबर MC है और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है। इसमें लाभ और हानि की तुलना जब हम करते हैं, लाभ और हानि के लिए AR को हम AC से तुलना करते हैं, औसत आगम को औसत लागत से। तो MR बराबर MC, अगर SMC का मतलब है अल्पकालीन सीमांत लागत। अल्पकालीन सीमांत लागत कहां पर MR को काट रही है? ये MR को इस बिंदु पर काट रही है। तो यह E संतुलन का बिंदु है और इस बिंदु पर MC MR को नीचे से काट रही है, तो यह संतुलन का बिंदु है। इसके करेस्पॉन्डिंग AC यह है। तो AR और AC का अंतर प्रति इकाई लाभ को बता रहा है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट AR से कम है, इसीलिए यह प्रति इकाई लाभ है। उत्पादन की कुल मात्रा OM है, तो कुल उत्पादन को कुल जो प्रति इकाई लाभ से गुणा करते हैं तो टोटल ये आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, यह मात्रा प्राप्त होती है। और अगर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट AR से ज्यादा है तो AR और AC का अंतर इसके बराबर है प्रति इकाई हानि, और ये जो टोटल एरिया है वह
कुल हानि को बता रही है, जो कुल उत्पादन को हमने प्रति इकाई जो हानि है उससे गुणा किया, तो कुल हानि को बताया जा रहा है यहाँ पर। तो फर्म का अल्पकालीन संतुलन यह लाभ होने की दशा में है और यह हानि होने की दशा में फर्म को यह के अल्पकालीन संतुलन को इन चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। अब 3 दशाओं को हम देखते हैं। फर्म यहाँ पर कीमत और लागत दिखाया गया है। तो ये जो है फर्म का लाभ की स्थिति जो मैंने आपको बताई, यह हानि की स्थिति, और यह सामान्य लाभ की स्थिति जहां नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। अब हम यह जानेंगे कि ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। मैंने आपको लागत वक्रों के बारे में पहले के वीडियोस में पहले ही बताया है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट किस तरह से हम देखते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो या औसत परिवर्तनशील लागत का वक्र और इन दोनों का गैप निरंतर ये जो है कम होता हुआ चला जाता है। तो ये MC बराबर MR इस बिंदु पर है और ये जो है संतुलन का बिंदु, यहाँ पर हानि हो रही है और फर्म किस दशा में उत्पादन को कब बंद करती है वह आगे के वीडियो में हम बताएंगे। फर्म के लिए वहां पर तक उत्पादन को बढ़ाना लाभदायक होता है जहां तक कि वह अपनी औसत परिवर्तनशील लागत या और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्राप्त करे। औसत इसके पहले आप देखें, अगर फर्म इस जगह इसके पहले के बिंदुओं पर उत्पादन को बंद कर देती है तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसके बराबर की वो परिवर्तनशील लागत से भी नहीं निकल रही है, फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है। तो फर्म के लिए जो उस कीमत उस दशा तक उत्पादन को अपने बढ़ाना लाभदायक होता है जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर उसकी निकल रही है। देखिए यहाँ पर ये जो है कीमत, इस कीमत पर ये MR इज इक्वल टू MC ये है और ये हानि की दशा है और कीमत और कम हो रही है। तो फर्म को उस दशा तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब उसकी निकल रही है तब तक वह अपनी उत्पादन को यहां तक जो है अवश्य कीमत मान लीजिए गिरती जा रही है, उसका जो हानि है वह बढ़ती जा रही है। तो कब तक वह अपने उत्पादन को कहां पर रोकेगी? वहां पर रोकेगी जहां पर उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए या औसत परिवर्तनशील लागत निकल जाए, क्योंकि इसके नीचे और कीमत गिरने पर अगर उसकी औसत परिवर्तनशील लागत भी नहीं निकलती है तो वह अपने उत्पादन को बंद कर देगी। लॉन्ग रन की बात अगर हम करें दीर्घकाल में, तो ये दीर्घकालीन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट वक्रों को दिखाया गया है। दीर्घकाल में फर्म को यह आर्थिक लाभ LMC उसके एवरेज MC के बराबर जहां पर हो रहा है, MR इज इक्वल टू वह संतुलन का दशा है। तो दीर्घकाल में यह आर्थिक लाभ की दशा है, यहाँ पर आर्थिक लाभ और कम हो रहा है। लेकिन दीर्घकाल में फर्म के पूर्ण प्रतियोगिता की जो एक दशा है कि फर्मों में पूर्णतया प्रवेश और बहिर्गमन संभव है। तो अगर ज्यादा लाभ होगा फर्मों को तो उस उद्योग में और दूसरी फर्में प्रवेश करेंगी, जिससे सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने से कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ने से उसका जो सप्लाई बढ़ने पर कीमत में कमी होगी और कीमत जब कमी होगी AR कम होके वह नीचे आएगा और अल्टीमेटली यह MC वक्र को इसके जो है सबसे नीचे के वक्र बिंदु पर स्पर्श करेगा। तो दीर्घकाल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। ये देखिए, ये शॉर्ट रन दीर्घकाल में क्या दशा होती है? दीर्घकाल में प्राइस बराबर MC के
ये AC के बराबर और मिनिमम AC पे यह काट रहा है, क्योंकि फर्म अपने प्लांट साइज में भी परिवर्तन कर सकती है। अगर उसको लाभ हो रहा है तो प्लांट साइज को बढ़ाएगी, जिससे पूर्ति बढ़ेगी। पूर्ति बढ़ने से कीमत जो है उद्योग की कम होगी। कम होकर वह LMC वक्र को जो है उसके निचले बिंदु पर स्पर्श करेगा। अल्टीमेटली दीर्घ काल में क्या होगा, प्राइस MC के बराबर, एवरेज कॉस्ट के बराबर और मिनिमम AC के भी न्यूनतम बिंदु पर यह काटती है। तो सभी चर जो है ये बराबर हो जा रहे हैं। यह दीर्घकालीन संतुलन की दशा है। उद्योग की बात अगर हम करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग, हमने बताया था कि फर्म में जो एक उद्योग होता है उसमें बहुत सारी फर्में होती हैं जो समरूप पदार्थ का उत्पादन करती हैं। तो उद्योग का संतुलन की बात अगर हम करें तो उद्योग में संतुलन तब होगा जब वस्तु के कुल उत्पाद की मात्रा के घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसमें 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उद्योग द्वारा उत्पादित पदार्थ की मांग और पूर्ति बराबर हो। जिस उत्पादन मात्रा और कीमत पर उत्पादन का उद्योग का मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, उस उत्पादन मात्रा पर उद्योग का संतुलन होता है। दी हुई कीमत पर सभी फर्में अपने व्यक्तिगत संतुलन में होती हैं और नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने की तथा वर्तमान फर्मों को उद्योग से निकलने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है और वर्तमान फर्में केवल सामान्य लाभ अर्जित कर रही होती हैं। तो इस दशा में देखिए क्या होता है, यह उद्योग द्वारा निर्धारित मांग और पूर्ति वक्र है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन में यह कीमत निर्धारित हुई है, उसके आधार पर यहाँ से SMC और SAC वक्र है। यहाँ इस जगह इस बिंदु पर MC वक्र MR वक्र को काट रहा है, तो इस जगह पर MR बराबर MC यहाँ पर काट रहा है। तो यह लाभ की दशा दिखाई दे रही है। AR और लाभ को हम निकालने के लिए औसत आगम AR और औसत लागत AC को हम कंपेयर करते हैं। तो ये मैं दीर्घ काल में मैंने आपको बताया, एक उद्योग में दीर्घ काल में फर्में अपने प्लांट साइज को समायोजित करती हैं। जब लाभ होता है, यहाँ पर हर फर्म का ये शॉर्ट रन, दीर्घ काल में ये विभिन्न फर्मों का एक उद्योग में भिन्न भिन्न फर्मों का यह शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व दिखाया गया है। फर्म ए का यह जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, तो ये लाभ अर्जित कर रही है। तो इसमें और लाभ अर्जित करने पर यह अपने प्लांट साइज को चेंज करती है। पहले कीमत जो है इस दशा में यह निर्धारित हो रही है, तो इस पर ये उद्योग का मांग और पूर्ति वक्र दिया हुआ है। उद्योग में जब लाभ हो रहा है फर्मों को, तो दूसरी फर्मों का भी प्रवेश होता है और दूसरी फर्मों का प्रवेश होने पर पूर्ति जो है वह बढ़ जाती है। पूर्ति बढ़ने से कीमत कम हो जाती है और इस कम कीमत को पर जो विभिन्न फर्मों को यह सामान्य लाभ ही अर्जित होता है। तो दीर्घ काल में उद्योग की दशा क्या होती है, P इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म MC इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म LAC, P इज इक्वल टू LMC इज इक्वल टू MC, यानी कीमत दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC और दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर हो जाती है। तो ये जो कीमत है OP2 वह LMC और मिनिमम LAC जो दीर्घकालीन औसत लागत होती है वह न्यूनतम होती है। तो यह उद्योग में संतुलन की दशा होती है। तो यह जो चित्र है वह उद्योग के दीर्घकालीन संतुलन को बता रहा है। तो हमने अभी यह जाना कि एक फर्म का संतुलन किस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में होता है और उद्योग में संतुलन
किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।